कंप्यूटर साइंस विद डॉक्टर वसीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम GRU गेटेड रिकरेंट यूनिट जो है उसको डिस्कस करेंगे। लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी जो यूनिट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिसे हम LSTM भी कहते हैं। देन हम बाई डायरेक्शनल और डीप रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स जो हैं उनको वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे आज की वीडियो के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो स्टार्टिंग विद गेटेड रिकरेंट यूनिट। गेटेड रिकरेंट यूनिट्स जो हैं उसको समझने के लिए हम पहले सिंपल जो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का यूनिट है उसको पिक्टोरिकली जो है एक पिक्चर की फॉर्म में, एक डायग्राम की फॉर्म में जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं कि वो क्या काम करता है। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क यूनिट जो है वो, अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस किया था कि उसमें एक्टिवेशंस जो हैं वो वेट्स जो हैं वो प्रीवियस एक्टिवेशंस और करंट जो सीक्वेंस के अंदर इनपुट है उससे मल्टीप्लाई होते हैं और उसमें बायस की टर्म जो है हम ऐड करते हैं और उस पर एक्टिवेशन फंक्शन जो है हम कोई अप्लाई करते हैं, जैसे कि 10H। ठीक है, तो ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क यूनिट के अंदर, उसको हम एक डायग्राम की फॉर्म में जो है इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारे पास हर यूनिट के अंदर, हर सीक्वेंस के अंदर, हर स्टेप पे जो प्रीवियस एक्टिवेशन है वो एज इनपुट आ रही है और उस सीक्वेंस में करंट जो स्टेट में जो करंट वर्ड है लेट्स से वो एज इनपुट आ रहा है और उन दोनों की बेस पे जो है वो उस पर कंप्यूटेशन होती है और उस पर फिर हम जो है वो एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो अप्लाई करते हैं और वो एक्टिवेशन फंक्शन जो है उसको फिर हम फाइनली उस पर सॉफ्ट मैक्स अप्लाई करते हैं। अगर हमने लेट्स से हमारी 2 से ज़्यादा हमें क्लासेस जो हैं वो पढ़ी करनी है, और सेकेंडली वही एक्टिवेशन जो है वो अगली लेयर के लिए जो है वो एज इनपुट भी जो है वो यूज़ होती है। तो ये जनरल आर्किटेक्चर था रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का, जो एक यूनिट है उसका। तो गेटेड रिकरेंट यूनिट जो है उसके अंदर हम क्या करते हैं, आपको याद होगा लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हम बेसिकली GRUs और LSTM जो है उसको यूज़ करते हैं लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज को कैप्चर करने के लिए। तो ये लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज जो हैं उनको कैप्चर करने के लिए GRU के अंदर क्या होता है कि एक मेमोरी सेल जो है वो यूज़ होता है। ये मेमोरी सेल जो है इसे हम C से रिप्रेजेंट करते हैं और जो मेमोरी सेल है उस वो GRU के अंदर वो इक्वल होता है एक्टिवेशन के। करंटली जो भी एक्टिवेशन हो रही है उसको हम मेमोरी सेल के इक्वल सेट कर देते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि सी टिल्डर जो है वो हम कंप्यूट करते हैं और सी टिल्डर हम किस तरह से कंप्यूट करते हैं कि जो प्रीवियस मेमोरी सेल से जो वैल्यू आ रही है उसको हम लेते हैं और करंट जो हमारे पास सीक्वेंस के अंदर इनपुट है उसको हम उसके वेट्स WC से जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें बायस जो है वो ऐड कर देते हैं। ठीक है, और उस पर हम जो है वो 10H जो है वो अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम एक अपडेट गेट जो है वो यूज़ करते हैं और अपडेट गेट जो है उसकी वैल्यू 0 और 1 के दरमियान होती है और आप जैसे कि देख सकते हैं कि इसमें हमने सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो यूज़ किया हुआ है और इसकी कंप्यूटेशन भी मोर और लेस उसी तरह से होती है जैसे कि हम सी टिल्डर हमने जो है वो कंप्यूट किया है। ठीक है, तो उसमें हम इसका जो अपडेट गेट है उसके अपने वेट्स होते हैं WU, उसको हम उसी तरह से मल्टीप्लाई करते हैं CT-1 और करंट इनपुट जो है XT उससे, और उसमें बायस जो है वो हम ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट जो है हम ये करते हैं कि नेक्स्ट मेमोरी सेल या करंट मेमोरी सेल की वैल्यू जो है वो हम कंप्यूट करते हैं किस तरह से कि जो अपडेट गेट है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं C⋅T से और प्लस 1 माइनस जो अपडेट गेट की वैल्यू है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं CT-1 से। ठीक है, अब होगा क्या कि CT जो है उसको जो C⋅T की न्यू वैल्यू कंप्यूट हुई है वो तब मिलेगी जब जो गेट है गैमा U है, ठीक है, अपडेट गेट जो है उसकी वैल्यू अगर 1 होगी या 1 के करीब होगी। ठीक है, अगर वो वैल्यू 1 या 1 के करीब नहीं होगी बल्कि अगर वो 0 के करीब होगी
तब क्या होगा कि जो प्रीवियस मेमोरी सेल की वैल्यू है वही करंट मेमोरी सेल जो है उसको भी मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको अगर हम डायग्राम की फॉर्म में देखें तो डायग्राम की फॉर्म में इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो प्रीवियस एक्टिवेशन है या जिसे हमने मेमोरी सेल का भी नाम दिया, और जो करंट इनपुट है सीक्वेंस के अंदर, ये सारे आपस में जो हैं वो कंबाइन होते हैं और उस पे tan h अप्लाई होता है एक तो, ठीक है, जो आप राइट साइड पे इक्वेशंस के अंदर देख सकते हैं, और दूसरा इस पे सिग्मॉइड का फंक्शन अप्लाई होता है अपडेट गेट की वैल्यू को कंप्यूट करने के लिए। इसके बाद ये tan h और जो सिग्मा है इनकी वैल्यू जो है, और जो मेमोरी सेल प्रीवियस मेमोरी सेल की वैल्यू आ रही है वो कंबाइन होती है लास्ट इक्वेशन के अंदर, जिसमें कि या तो सी टी जो है उसको न्यू जो कंप्यूटेशन हुई है वो वाली वैल्यू मिल जाती है अगर गेट अपडेट गेट की वैल्यू जो है वो क्लोज टू 1 है। ठीक है, अदरवाइज उसको प्रीवियस जो सेल है उसकी वैल्यू जो है वो साइन हो जाती है, और उसकी बेस पे जो करंट सेल है उसका मेमोरी सेल जो है उसको वैल्यू साइन हो जाती है, या जो एक्टिवेशन है उसको वैल्यू साइन हो जाती है, और उसी की वैल्यू जो है वो सॉफ्ट मैक्स के अंदर भी जो है वो यूज़ हो जाती है प्रिडिक्शन के लिए। सो ये बेसिकली जो है ये GRU का एक सिंप्लीफाइड वर्जन है, जिसमें आपने देखा कि किस तरह से अपडेट गेट जो है वो यूज़ होता है। और अगर हम वही वाली पिछली एग्जांपल देखें जिसमें था सेंटेंस था जी लॉन्ग, एक सेंटेंस था द कैट विच ऑलरेडी एट, और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें लेट्स से काफ़ी सारे वर्ड्स आ रहे थे उस सेंटेंस के अंदर, और एंड पे वाज फुल आना चाहिए था। ठीक है, तो कैट जो है वो ये बता रहा है कि एंड पे वाज आएगा, या अगर कैट्स हो तो वो ये डिटरमिन करेगा कि एंड पे वर जो है वो आएगा। तो उस केस में जो मेमोरी सेल है, ठीक है, जब लर्निंग होगी तो उसमें मेमोरी सेल जो है वो ये इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर कर लेगा, और वो इंफॉर्मेशन रिटेन करेगा जब तक कि वो वाला वर्ड नहीं आ जाता। यानी कि लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसीज जो हैं वो कैप्चर इस तरह से होंगी इसके अंदर अपडेट गेट को यूज़ करते हैं। यानी कि अगर अपडेट गेट की वैल्यू 1 है तो फिर न्यू जो मेमोरी सेल है उसकी वैल्यू चेंज होगी। अदरवाइज अगर जब तक गेट की वैल्यू 0 रहेगी तो जो पिछली वैल्यू है मेमोरी सेल की वही जो है वो आगे प्रोपोगेट होगी, और जहाँ पे जिस वर्ड के अंदर जो है वो उस मेमोरी सेल की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी वहाँ तक वो वैल्यू जो है वो एक्चुअली प्रोपोगेट होगी, और वहाँ पे वो वैल्यू जो है वो यूज़ होगी, और उसकी बेस पे अगर लेट्स से लैंग्वेज जनरेशन कर रहे हैं तो कैट के नतीजे में वाज जनरेट होगा, और कैट्स के नतीजे में वर जो है वो जनरेट होगा। ठीक है, और ये आप यहाँ पे ये चीज़ भी आपको याद रखने की ज़रूरत है कि ये जो सेल्स हैं बेसिकली ये जो सी टिल्डर है, जो गैमा यू है अपडेट गेट है, और जो सी टी है ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये इनकी जो डायमेंशन है, लेट्स से अगर 100 न्यूरॉन्स हम यूज़ कर रहे हैं तो इनकी 100 जो है वो डायमेंशन होगी। ठीक है, तो इस तरह से सिंपल GRU जो हैं वो इस तरह से काम करते हैं, एक जो यूनिट है उसका। उसी को अगर हम फुल GRU की फॉर्म में देखें तो फुल GRU के अंदर क्या होता है कि एक एडिशनल गेट जो है जिसे रेलेवेंस गेट कहा जाता है वो ऐड कर दिया जाता है जब हम सी टिल्डर की वैल्यू जो है वो कंप्यूट करते हैं, और अपडेट गेट उसी तरह से कंप्यूट होता है, रेलेवेंस गेट जो है वो भी उसी तरह से कंप्यूट होता है, लेकिन उसमें अब उसके अपने वेट्स और उसकी अपनी बायस जो है वो आ जाती है, और फिर उसी की बेस पे जो है वो सी टी जो है उसकी अपडेटेड वैल्यू वो कंप्यूट होती है। अच्छा, कुछ लिटरेचर के अंदर कुछ जगहों पे इनके डिफरेंट नाम्स भी आपको नज़र आएंगे। सी टिल्डर जो है वो कुछ जगहों पे एच टिल्डर की फॉर्म में आपको नज़र आएगा, इस नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है, और गैमा यू के लिए जो है वो यू का वेरिएबल भी यूज़ किया जाता है, और इसी तरह से गैमा आर के लिए आर यूज़ किया जाता है, और इसी तरह से सी टी जो है उसके लिए एच जो है वो भी डिफरेंट जगहों पे यूज़ किया जाता है। अच्छा, अब
थोड़ा सा हम देखते हैं कि GRU और LSTM जो हैं ये किस तरह से डिफरेंट हैं एक दूसरे से। तो GRU में जहाँ पे सी टिल्डर कंप्यूट होता है, अपडेट गेट यूज़ होता है, रेलेवेंस गेट यूज़ होता है और उसकी बेस पे CT जो है वो कंप्यूट होता है। वहीं पे जो लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी नेटवर्क होता है या उसके अंदर जो एक यूनिट होता है उसके अंदर जो है वो सी टिल्डर जो है वो इस तरह से कंप्यूट होता है, उसमें रेलेवेंस गेट जो है वो यूज़ नहीं किया जाता। इसी तरह से जो अपडेट गेट है वो भी उसी तरह से कंप्यूट होता है जिस तरह से गेटेड करंट यूनिट के अंदर जो है वो हम कंप्यूट करते हैं। लेकिन LSTM के अंदर जो है वो एक फॉरगेट गेट जो है और एक अपडेट गेट जो है वो भी यूज़ होता है। और जो काम अपडेट गेट कर रहा होता है GRU के अंदर, CT जब कंप्यूट कर रहे हैं हम, तो उसमें गैमा जो U है और 1 माइनस गैमा U वो दोनों जगहों पे यूज़ हो रहा है। यहाँ पे LSTM के अंदर उसके लिए अपडेट और फॉरगेट दो अलग गेट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। ठीक है। और फाइनली जो आउटपुट गेट है उसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई होता है जो प्रीवियस जो कंप्यूटेशन है वो। ठीक है। और जो आउटपुट गेट जो है उसकी जो वैल्यू आ रही है जो कि 0 और 1 के दरमियान होगी, ठीक है, उसकी बेस पे जो है ये डिटरमन होता है कि नेक्स्ट जो है आउटपुट वो क्या होगा। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ भी जहन में रखने वाली है कि GRU के केस में जो एक्टिवेशंस हैं और जो मेमोरी सेल है दोनों की वैल्यू सेम होती है। लेकिन LSTM के केस में जो है वो मेमोरी सेल की वैल्यू डिफरेंट होती है और एक्टिवेशन जो है उसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। ठीक है। तो GRU जो है वो एक सिंपल आर्किटेक्चर है और वो ज़्यादा कहने के एफिशिएंट है। LSTM जो है वो ज़्यादा कंप्रीहेंसिव तो है और ज़्यादा, लेकिन ये स्लो है विद रिस्पेक्ट टू GRU की निस्बतन LSTM जो है वो स्लो है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वो बेहतर है डिपेंडेंसीज कैप्चर करने के हवाले से। ठीक है। LSTM जो है वो काफ़ी पहले इंट्रोड्यूस करवाया गया था 1997-98 के अंदर, जबकि GRU है उसकी एक सिंप्लीफिकेशन थी जो कि बाद में इंट्रोड्यूस करवाई गई, काफ़ी बाद में 2013 के अंदर। तो LSTM जो है इसको अगर हम यहाँ पे एक डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो यहाँ पे ये बाय मिस्टेक इसमें आर आ रहा है, यहाँ पे एफ आएगा और यहाँ पे आउटपुट गेट के केस में जो वेट्स हैं वो यहाँ पे ओ आएगा। ठीक है। तो इसको डायग्राम की फॉर्म में LSTM को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि प्रीवियस जो एक्टिवेशन है और जो प्रीवियस मेमोरी सेल की वैल्यू है वो एज इनपुट आ रही हैं और करंट सीक्वेंस के अंदर जो वर्ड है वो करंट इनपुट के तौर पे आ रहा है। उसकी बेस पे फॉरगेट गेट, अपडेट गेट और आउटपुट गेट की वैल्यूज जो हैं वो कंप्यूट हो रही हैं, जो कि इन इक्वेशन से आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आ रही है। और यहाँ पे जो tan h है वो अप्लाई हो रहा है जिसके नतीजे में C टिल्डर जो है उसकी वैल्यू जो है वो कंप्यूट हो रही है। फिर इस पे जो है वो प्रीवियस जो वैल्यू है वो यूज़ होती है और फॉरगेट गेट जो है वो उससे मल्टीप्लाई होती है और जो अभी वैल्यू कंप्यूट हुई है वो जो है वो अपडेट गेट के साथ जो है वो कंप्यूट मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है। और फिर उनका जो सम है उसकी बेस पे जो है वो आपके पास CT जो है उसकी वैल्यू आती है। ठीक है। और ये CT जो है आपका एज आउटपुट भी आ रहा है, ये करंट मेमोरी सेल की वैल्यू भी है और ये tan h इस पे अप्लाई होता है और ये फिर यूज़ होती है अ, इसके लिए करंट एक्टिवेशन कंप्यूट करने के लिए भी यूज़ होती है। ठीक है। तो इस तरह से LSTM जो है उसको ग्राफ की फॉर्म में या डायग्राम की फॉर्म में इस तरह से देखा जा सकता है। और ये LSTM या GRU जो है ये फिर इनसे नेटवर्क कैसे बनता है, ये एक यूनिट है और इनको जब हम कंबाइन करते हैं
तो उससे ये पूरा जो है वो RNN नेटवर्क जो है वो बनता है, जो कि LSTM पे बेस करता है। और यहाँ पे आप देखें कि जो एक्टिवेशंस हैं वो अलहदा से आउटपुट हो रही हैं और वो एज इनपुट जा रही हैं अगले सेल के अंदर। और इसी तरह से जो मेमोरी सेल की वैल्यू है वो भी साथ साथ जो है वो प्रोपोगेट हो रही है। तो ये बेसिकली लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसीज को कैप्चर करने के लिए LSTM जो है वो काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि मेमोरी सेल की वैल्यू अलहदा से जो है वो प्रोपोगेट हो रही है अगले सेल्स के अंदर, और जो एक्टिवेशंस हैं वो अलहदा से जो है वो प्रोपोगेट हो रही हैं। अच्छा, अब आपको आइडिया हो गया कि GRUs कैसे काम करते हैं और LSTM जो है वो कैसे काम करते हैं। तो अगर हम लेट्स से हमने नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन का टास्क जो है वो परफॉर्म करना है, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर हमने पर्सन का नेम आइडेंटिफाई करना है तो ज़रूरी नहीं है कि उससे जो पहले वर्ड्स आ रहे हैं वही इंडिकेशन हो कि ये किसी पर्सन का नाम है, बल्कि बाद में आने वाले वर्ड्स जो हैं वो भी इंडिकेशन हो सकती है कि ये किसी पर्सन का नाम है। ठीक है, जैसे कि पहले सेंटेंस में टेडी जो है और दूसरे सेंटेंस में जो टेडी का वर्ड यूज़ हो रहा है, दोनों के केस में उससे पहले जो वर्ड्स हैं वो सेम हैं, लेकिन उस सेंटेंस के बाद वाले जो वर्ड्स हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम बाई डायरेक्शनल RNN जो है वो यूज़ करते हैं। हमने अभी तक जो है वो यूनी डायरेक्शनल RNN जो है वो देखे हैं, इसमें हमने देखा है कि इंफॉर्मेशन जो है वो एक डायरेक्शन में फ्लो करती है या एक डायरेक्शन में फॉरवर्ड प्रोपोगेशन होती है। जबकि बाई डायरेक्शनल RNN के अंदर क्या होता है कि लेट्स से मैं मेरे पास 4 वर्ड्स के जो हैं 4 वर्ड्स की बेस पे मैंने एक रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क जो है वो डेवलप किया हुआ है, और उसमें इनपुट हो रहा है और प्रीवियस एक्टिवेशंस जो हैं वो अगले सेल के अंदर जो है वो यूज़ हो रही हैं। यहाँ पे ये बात जो है आप याद रखें कि ये जो मेमोरीज, ये जो सेल्स हैं ये एक्चुअली ये सिंपल RNN सेल्स भी हो सकते हैं, ये LSTM सेल्स भी हो सकते हैं और GRU सेल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, बाई डायरेक्शनल RNN के अंदर क्या होता है कि लास्ट एक तो फॉरवर्ड प्रोपोगेशन होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और एक फॉरवर्ड प्रोपोगेशन होती है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, और वो राइट टू लेफ्ट प्रोपोगेशन जो है वो कुछ इस तरह से होती है, और लेफ्ट प्रोपोगेशन और राइट प्रोपोगेशन दोनों की बेस पे जो है वो y की वैल्यूज जो है वो कंप्यूट होती हैं। ठीक है, यानी कि लेट्स से y की कोई पर्टिकुलर एक वैल्यू जो है वो कैसे कंप्यूट होगी, जो लेफ्ट एक्टिवेशन है उस सेल की और जो राइट एक्टिवेशन है उस सेल की, वो उसके वेट से मल्टीप्लाई होंगी, उनमें बायस जो है वो वैल्यू ऐड होगी, और फिर उस पे जो है वो एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो अप्लाई होगा। ठीक है, तो इस तरह से बाई डायरेक्शनल रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क जो है वो काम करते हैं। इसमें मैं आपको अगेन बता दूं कि ये जो सेल्स हैं ये GRU सेल्स भी हो सकते हैं, ये LSTM सेल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बाई डायरेक्शनल रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क जो है वो काम करते हैं। फाइनली एक डीप रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क की एग्जांपल देखते हैं। डीप रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स जो हैं वो किस तरह से काम करते हैं। अभी तक हमने जो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स देखे हैं उसके अंदर हमने ये देखा कि उसमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसमें डिफरेंट लेयर्स तो हैं, लेकिन एक ही टाइम स्टैम्प के अंदर डिफरेंट लेयर्स जो हैं वो नहीं है। ठीक है, तो डीप रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर क्या होता है कि इस तरह से लेयर्स जो हैं वो पहली लेयर जो है वो पहले एक सीक्वेंस के लिए पहली लेयर ऐड की जाती है, उसके बाद दूसरी लेयर जो है वो ऐड की जाती है। ठीक है, इसी तरह से फिर तीसरी लेयर जो है वो ऐड की जा सकती है। नॉर्मली ये इतने डीप जो है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स वो नहीं यूज़ किए जाते। नॉर्मली 3 हिडन लेयर्स जो हैं जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो 2 या 3 हिडन लेयर्स जो हैं वो मैक्सिमम यूज़ की जाती हैं, क्योंकि इसमें जो है वो टाइम डायमेंशन भी है एक। ठीक है, जो कि आप देख रहे हैं हॉरिजेंटल डायरेक्शन के अंदर लेयर्स ऐड हो रही हैं, तो वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर जो है वो नॉर्मली 2 या 3 हिडन लेयर्स जो हैं वो ऐड की जाती हैं। और इसमें एक पर्टिकुलर सेल की जो वैल्यूज़ हैं वो कैसे कंप्यूट होती हैं,
इसमें जो वेट्स हैं उस लेयर के वो मल्टीप्लाई होंगे जो एक्टिवेशंस आ रही हैं प्रीवियस लेयर से और करंट लेयर जो है करंट जो सीक्वेंस के अंदर जो सेल है उसका जो आउटपुट है वो भी उसमें यूज़ होगा ए लेट्स से A23 की वैल्यू कंप्यूट करने के लिए। तो A2 जो है इट मीन्स के सेकंड लेयर की हम बात कर रहे हैं और 3 का ये मतलब है कि सीक्वेंस के अंदर थर्ड जो वर्ड है लेट्स से उसके लिए हम ये कंप्यूटेशंस कर रहे हैं, ठीक है? और उसमें फिर बायस ऐड होगी और उस पे फिर एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो अप्लाई होगा और उसकी बेस पे जो है वो कंप्यूटेशन होगी। तो इस तरह से डीप रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स जो हैं ये भी आप सीक्वेंस डाटा को मॉडल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं।